नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार झा आज आप लोग को कक्षा 10वीं की पाठ आत्मकथ्य के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। आत्मकथ्य जो रचना है यह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। इस आत्मकथ्य लिखने के पीछे एक रहस्य भी है। यह उस समय की बात है, सन 1931, जिस समय मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा हंस नामक पत्रिका का संपादन किया जाता था। उसमें एक आत्मकथा विशेषांक नाम एक पृष्ठ होता था, जिसमें महान महान जो विभूतियां थी, महापुरुष जो थे, उनकी आत्मकथा छपती थी। इसी संदर्भ में उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी से भी संपर्क साधा और उन्होंने कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिख कर दें, जिन्हें मैं हंस नामक पत्रिका में संपादन करूँ। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी अपनी आत्मकथा नहीं लिखे। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा। उस आत्मकथा लिखने के पीछे जो उन्होंने अपनी बातें बताई, वही आत्मकथ्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। यह आत्मकथ्य जो है, आत्मकथा और आत्मकथ्य ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। आत्मकथ्य जो होती है अपने द्वारा कही छोटी सी बात हो सकती है, जिंदगी का कोई एक भाग हो सकता है, लेकिन आत्मकथा जो है वह अपने जीवन का संपूर्ण वृत्तांत उसमें होता है। तो आप पहले समझ गए, आत्मकथ्य जो लेखक के द्वारा या कवि के द्वारा अपनी जो छोटी सी बातें कुछ कही जाती है, उसे आत्मकथ्य कहते हैं। और आत्मकथा जो अपने पूरे जीवन का उसमें छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बातों का भी वर्णन किया जाता है, वह आत्मकथा होता है। इस आत्मकथा लिखने के संदर्भ में कवि ने जो बातें कही है उसी को इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि हैं और उन्होंने छायावादी रचना में, छायावादी शैली में उन्होंने जो रचना की है, यह आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि आपको यह जो पाठ है और जो मेरे द्वारा जो बताया जाएगा वह आपको पसंद आएगी। आत्मकथ्य। मधुर गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। इसमें यह बताया गया है कि मधु यानी भौरा, यह भौरा कौन है? यह मन रूपी भौरा, यहाँ पर रूपक अलंकार है। मन रूपी भौरा गुनगुनाकर कह जाता, यानी कवि के मन में कवि के जीवन में, मन में कानों के पास आकर के गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। यानी मन रूपी जो भौरा है वह कवि के कान के पास आकर के गुनगुना के क्या कह जाता है, वह अपनी कौन सी कहानी कह के चला जाता है। यह कवि कहते हैं कि वह कौन सी कहानी है, जो बीती हुई बात है, बीती हुई जो यादें हैं, उससे वह कवि जो है कवि के सामने, कवि के कान में आकर के मन रूपी भौरा आके बताता है। और कहता क्या है? मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यानी मुरझाकर गिर रही पत्तियां, इसमें पत्तियां जो है सुख के रूप में है। यानी कवि के जीवन रूपी वृक्ष में उनकी जो सुख रूपी पत्तियां हैं वह कितनी मुरझा मुरझा के गिर रही है। बहुत सारे सुख जो जीवन के, कवि के जीवन में कभी अत्यंत सुख था, वह एक एक करके सुख झड़ के गिरता चला जा रहा है। यानी उसके जीवन में पतझड़ का आगमन हो गया। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। घनी का अर्थ दो होता है। जो कभी घनी थी, उनका जो सुखमय जीवन जो वो जी रहे थे, या उनका जीवन रूपी जो वृक्ष था वह घना था, उसमें सुख रूपी पत्तियां लगी हुई थी। और घनी का अर्थ वो है जो घनी यानी बहुतायत मात्रा में, बहुतायत मात्रा में आज कितने सुख तुम्हारे सब मुरझा मुरझा के गिर रहे हैं, इसके बारे में वर्णन किया गया है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यानी आपके जीवन में, जीवन रूपी वृक्ष में जो सुख रूपी पत्तियां जो लगी हुई थी, वह एक एक करके मुरझा करके कितनी गिर रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि कहते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में, नीलिमा यानी नीलम, नीले रंग का होने के कारण आकाश को नीलिमा बोलते हैं। इसमें अनंत शब्द जो है यह नीलिमा का विशेषण है। नीलिमा विशेष शब्द है और अनंत जो है वह विशेषण शब्द है। अनंत नीलिमा और गंभीर शब्द भी जो है वह भी विशेषण है। यानी नीलिमा यानी आकाश की विशेषता बताया जाता है कि उसका अंत नहीं है। अनंत, अनंत यानी जिसका अंत न हो, और गंभीर यानी अत्यंत विस्तृत गहरा। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, बहुत सारे व्यक्तियों का जीवन इतिहास इस आकाश मंडल में घूम रहे हैं, व्याप्त हैं। ये सारी जो जीवन इतिहास है वह आपस में एक दूसरे का व्यंग मलिन उपहास कर रहे हैं। यानी एक से एक महान
विभूतियां इस पृथ्वी पर जन्म ली हैं और उनका जीवन इतिहास जो है इस आकाश मंडल में, अनंत आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। ये सब आपस में मिलकर के एक दूसरे का मजाक ही उड़ाते हैं एकदम। यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास, यानी अपना स्वयं का मलिन गंदा उपहास करते रहते हैं, यानी स्वयं खुद व खुद अपना मजाक उड़ाते रहते हैं। यानी कवि यह कहते हैं कि अपनी आत्मकथा यदि मैं लिखूं तो यह आत्मकथा भी उन्हीं महापुरुषों की आत्मकथा में शामिल होगा जो अनंत नीलिमा में फैले हुए हैं, या अपना ही एक दूसरे का मलिन उपहास ही करेंगे। इसीलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। मुझसे पहले भी अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी है, और वो सारी आत्मकथा जो है मिलकर के एक दूसरे का आत्मकथा जो है वह आपस में व्यंग मलिन उपहास करते हैं, यानी गंदा मजाक करते हैं। आगे की पंक्ति में तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, वह प्रेमचंद मुंशी जी से कहते हैं, एक प्रकार से लिखते हैं कि तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, यानी मेरी जो दुर्बलता है उसको मैं अपनी दुर्बलता का उल्लेख में करूं। यानी आत्मकथा जब कोई व्यक्ति लिखता है तो उसमें अपनी बुराइयां या अपनी अच्छाइयां हर एक बिंदुओं का स्पर्श करना पड़ता है। तो यह बोलते हैं तब भी कहते हो दुर्बलता अपनी बीती, यानी अपनी कमजोरी जो है या हमारे ऊपर जो दुर्बलताएं बीती हैं, कमजोरी जो बीती हैं, बुरी परिस्थितियां जो आई हैं, उन सबको मैं बता दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और दूसरी बात कि तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। कवि कहते हैं क्या तुम्हें मेरी आत्मकथा को सुन करके सुख मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है। इसे सुनकर के तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा, इसमें तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी। मेरी आत्मकथा में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे सुनकर के लोगों को प्रसन्नता होगी या वह वाह वाह कर उठेंगे या वो आनंदित होंगे या उन्हें अपने जीवन को कोई प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए मैं अपनी आत्मकथा को नहीं लिखना चाहता हूँ। देखोगे यह गागर रीति, गागर रीति, गागर मतलब होता है घड़ा, रीति मतलब सूना, रिक्त, यानी मेरा जीवन जो है एक सूने घड़े के समान है। क्या तुम उस सूने घड़े को देखना चाहोगे? यानी मेरा जीवन एक सूने घड़े के समान है, इसके भीतर हाथ डालने पर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए भी वह आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं कि कवि यह मानते हैं कि उनका जीवन एक सूने घड़े के समान है, जिसके बारे में लोग जानकर भी क्या करेंगे, उनसे उनको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। कवि कहते हैं कि यदि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं तो उस आत्मकथा लिखने के संदर्भ में कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा भी नाम उसमें आए, क्योंकि आत्मकथा लिखने के दौरान सच्चाइयों को प्रकट करना सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम सच्चाइयों को जरूर व्यक्त करें। तो उस सच्चाई को व्यक्त करने के दौरान कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा नाम भी आ जाए और ऐसे व्यक्तियों में नाम आ जाए जो मेरे जीवन को सूना करने वाले हैं, यानी मेरे जीवन का रस निकाल करके अपने जीवन को भरने वाले हैं। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, यानी मेरे जीवन के सुख को, मेरे जीवन के रस को खाली करने वाले हो और अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, और मेरे जीवन का रस निकाल कर अपने जीवन में भरने वाले। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा भी नाम उसी में आ जाए। इसीलिए मैं इससे भी बचना चाहता हूँ। मैं अपनी आत्मकथा इसलिए भी नहीं लिखना चाहता हूँ ताकि मैं अपने मित्रों को भी दुखी नहीं करना चाहता हूँ, ताकि उसके नाम का भी इसमें उल्लेख आ जाए। अगली पंक्ति में है यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यह आश्चर्य की बात है कि मैं अपनी ही सरलता, अरि सरलते, सरलता शब्द है, संबोधन का चिन्ह है, इसलिए सप्तमी व्यक्ति एक वचन में सरलते का रूप बनता है। यह विडंबना, अरे आश्चर्य की बात है, अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, क्या मैं तुम्हारी हंसी उड़ाऊं? यानी अपने भीतर की सरलता के ऊपर में वह कहते हैं कि मैं अपनी ही सरलता, अपनी ही सीधापन, अपनी ही सज्जनता का मैं मजाक उड़ाऊं अपनी आत्मकथा को लेकर के। क्योंकि यह कहा जाता है, एक नियम है कि अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुष्चरितानि च वंचनम च अपमानम च मतिमानम न प्रकाशे। धन की हानि, किसी के द्वारा मजाक उड़ाया जाना, किसी के द्वारा अपमान किया जाना, घर में कोई दुष्चरित्र हो, आदि घटनाओं का जो मतिमान होते हैं, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, वह दूसरों के सामने अपने दुखों को
उजागर नहीं करते हैं, प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि इससे उनकी हंसी उड़ती है, मजाक ही उड़ता है, बाकी समाधान कुछ भी नहीं होता है। इसी बात को ध्यान में रख के कवि कहते हैं कि अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, अरे सरलते मैं तुम्हारी हंसी उड़ाऊं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं अपनी प्रवंचना को भूल जाऊं कि किसने मुझे ठगा है। प्रवंचना यानी ठगना, किसी ने ठग लिया हो मुझे, मैं इसे बताऊं कि किसने मुझे जीवन में धोखा दिया है, किसने मुझे ठगा है। क्या मैं इसका उल्लेख करूं या मैं उन व्यक्तियों के नाम का उल्लेख करूं जिन्होंने मुझे ठगा है, जिन्होंने मुझे धोखा दिया है, जिन्होंने मेरे साथ छल किया है, उसका मैं उल्लेख करूं। मैं उन चीजों को गिनाऊं कि कहां मैं ठगा गया हूं, या उन चीजों का मैं उल्लेख करूं जिन्होंने मुझे ठगा है। क्या मैं करूं? उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। और दूसरी बात क्या कहते हैं, एक पक्ष तो यह हो गया कि मित्रों के द्वारा हो सकता है उनके जीवन के रस को खाली करने वाला हो, या उनकी जो कोई जीवन में ऐसी उपलब्धि हो जो उन्हें प्राप्त होने वाली हो, वह मित्रों ने उन्हें छल कपट से उनसे अलग करके वह अपने नाम कर लिया हो। इस कारण भी वह अपने इस बात को दबा ही देना चाहते हैं, वह इस चीज को भूल ही जाना चाहते हैं, वह नहीं चाहते हैं वह मित्रों को भी दुखी करें, समाज में उपहास हो। यदि उस चीज का उल्लेख करते हैं तो समाज उनके ऊपर ही हंसेगा, आखिर तुम कैसे मूर्ख थे। इसलिए कवि जो है अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं, अपनी दुर्बलता को लोगों के सामने नहीं प्रकट करना चाहते हैं। कवि कहते हैं उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, यानी कवि के जीवन में भी कभी सुख था, उनकी अपनी पत्नी थी, प्रेयसी थी, प्रियतमा थी, जिनसे वह अत्यधिक प्रेम किया करते थे। कवि कहते हैं कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, यानी उस मधुर चांदनी रातों की उज्ज्वल गाथा मैं किस प्रकार से गाऊं। अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाले उन बातों की, यानी वह अपनी प्रियतमा के साथ बैठ करके जो खिलखिलाकर मीठी मीठी बातों से उनको जो उनके साथ बुला करके जो आनंदित हुआ करते थे, जो उनके भीतर खुशी मिलती थी, जो प्रसन्नता मिलती थी, उसका वह उल्लेख किस प्रकार से करें यह शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जिसका उल्लेख शब्दों में न करके भावनाओं से किया जाता है। यानी वह अत्यंत प्रसन्न थे उस समय, उस खुशी का वर्णन कवि अपने शब्दों के द्वारा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वह कहते हैं कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाले उन बातों की। आगे कहते हैं मिला कहां हुआ सुख। कवि दूसरी बात कहते हैं इसमें कि जिस सुख की कल्पना उन्होंने किया था, कवि जिस सुख की कल्पना में वह दिन बिताया करते थे, वह सोच कर रखे थे कि यह सुख हमें कभी प्राप्त होगा, वह सुख उन्हें नहीं मिला। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, यानी वह सिर्फ उस सुख का सपना मात्र देखे थे। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, यानी उस सुखों को जब वह करीब से गले लगाना चाहते थे, आलिंगन में लेना चाहते थे, तो वह सुख दूर से मुस्कुरा कर चला गया। यानी मुस्कुरा कर जाना यानी धोखा देके चला जाना, छल कपट से निकल जाना, यानी वह सुख अपना था नहीं, वह सिर्फ एक सपना मात्र था, स्वप्न मात्र था। वो बोले स्वप्न देखकर जाग गया, इसीलिए उन्होंने उल्लेख किया कि स्वप्न देखकर जाग गया। यानी वह सुख जो था, जिसकी कल्पना उन्होंने की थी, मेरा भी परिवार होगा, मेरे बच्चे होंगे, मेरा सुख में जीवन व्यतीत होगा, मेरे आंगन में भी किलकारियां गूंजेगी, हम एक दूसरे के साथ बैठ करके अपने सुख दुख आदि को बांटेंगे। ये सारे सुख जो उन्होंने सपने पाल कर रखे थे, वो सारे सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुए, और इन्हीं सुखों का सपना जो उन्होंने देखा था, बस सपना ही रह गया। उसे देखकर वह जग गए और बोलते हैं कि सुखों को जब मैं आलिंगन में लेना चाहता था, गले में लगाना चाहता था, तो वह मुस्किया कर भाग गया, यानी छल कपट धोखा देकर के दूर चला गया। इससे भी उनका जीवन सुना हो गया है। जिसके अरुण कपोरों की सुंदर मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा देखी थी ने सुहाग मधुमाया में। कवि इसमें अपनी प्रियतमा के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिसके अरुण कपोरों की मतवाली सुंदर छाया में अपनी पत्नी यानी अपनी प्रियतमा की रूप सौंदर्य, गाल के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए बोलते हैं कि उनकी गालों की लाली ऐसी थी, ऐसा जान पड़ता था मानो प्रातःकालीन जो भोर है, प्रातःकालीन जो सूर्य है, उषा, यानी प्रातःकालीन जो सूर्य की जो किरणें होती है उसे उषा कहते हैं। तो उषा जो होती है वह लालिमा में, अरुणिमा में रहती है, लाल लाल उसका रंग होता है, बिल्कुल लाल होता है। ऐसा लगता था
अपनी प्रियतमा के जो गाल थे वो जो लाल थे, ऐसा लगता था कि सूरज सुबह उगने वाला जो सूर्य है, प्रातःकालीन जो भोर है, वह इनकी प्रियतमा की गाल में अपनी सुहाग देखा करती है। यानी जैसे कोई स्त्री अपना सुहाग मांग में सिंदूर लगा करके वह दर्पण के सामने अपना सुहाग देखती है, तो ऐसा लगता था कि प्रातःकालीन जो उषा है, भोर है, वह अपना सुहाग इसकी प्रियतमा की गाल पर देखा करते हैं। यानी प्रातःकालीन भोर भी लाल है और इनकी प्रियतमा के गाल भी लाल है। तो यह एक प्रकार से कल्पना मात्र है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार भी है। अनुरागिनी उषा लेती थी मृद सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। बोल रहे मेरी वह प्रियतमा, अब उनकी प्रियतमा उनके जीवन में नहीं है, वह विदुर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कह रहे हैं उसकी स्मृति पाथेय बनी है, उसकी सिर्फ याद, अपनी प्रियतमा की याद ही उसके जीवन रूपी पथ का पाथेय बनी है। पाथेय क्या है? पाथेय उसे कहते हैं, पथ मतलब होता है यात्रा, और यात्रा के दौरान आपकी यात्रा को सुगम करने के लिए, आनंददायक बनाने के लिए जिन चीजों का आप प्रयोग करते हैं, चाहे वो फल हो, जूस हो, कुछ मनोरंजक किताबें हो, ज्ञानवर्धक पुस्तकें हो, कुछ खाने पीने के अन्य पदार्थ जो है, वो सारी चीजें आपके पथ को, जल है, ये सब आपके पथ को सुगम बना देता है। नहीं तो इसके अभाव में आपका पथ जो है कष्टकर हो जाता है। तो जो पथ को जो आसान बनाए उसे पाथेय कहते हैं। तो कवि के जीवन में, कवि का जो जीवन है उस रास्ते में उसकी पत्नी की याद ही जो है पाथेय का काम कर रही है। यानी जब वो अपने जीवन रूपी पथ पर निराश हो जाता है, थक जाता है, हताश हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है, परेशान हो जाता है, उस समय उसकी पत्नी की याद जो है उसे पाथेय के रूप में मदद करती है। उसे एक नया जीवन, उसे एक नया संबल, एक नया सहारा, नई ऊर्जा, नया उत्साह और नया जोश लेके आता है। कहा है कि मेरी पत्नी की जो याद है वही मेरे जीवन का पाथेय है, और जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। बोले मेरा जीवन जो है, मैं उस कंथा आप समझते हैं जो गांव में अभी भी फटे पुराने जो कपड़े होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके ऊपर से अच्छे वस्त्र को देकर सिल दिया जाता है, उसे कंथा कहते हैं। तो जीवन को उधेड़ कर, यानी उन्होंने जो जीवन अपना व्यतीत किया है, जो उन्होंने भुला दिया है, पुरानी यादें जो है, जो वो भूल जाना चाहते हैं, दुखपूर्ण जो यादें हैं, वे सब कंठा के रूप में उन्होंने बना करके सिल दिया है, समय रूपी सुई से सिल दिया है। जीवन को उधेड़ कर, यानी उस सिलाई को उधेड़ कर क्यों देखोगे मेरी कंठा को, यानी हमारी पुरानी जो बीती हुई बातें हैं उसे उधेड़ कर अब क्यों देखना चाहते हो, यानी वो बीती हुई बातों को हमें फिर से क्यों याद दिलाना चाहते हो। कवि ने चाहते हैं कि जो उनकी बीती हुई यादें हैं उन्हें वो पुनः स्मरण करें, क्योंकि बीती हुई बातों को याद करके उनका जो घाव है पुनः हरा भरा हो जाएगा। वह नहीं चाहते कि वह पुनः उस बीती बातों में जा करके अपने जीवन का, अपने मन को व्यथित करें, दुखी करें, तकलीफ लें। कभी आगे कहते हैं छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। मेरा जीवन बहुत छोटा है और उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसको मैं कैसे बयां करूं। मैं उस बड़ी बड़ी घटनाओं को, उस छोटे से जीवन की जो बड़ी कथाएं उसको मैं किस प्रकार से अभिव्यक्त करूं, यह नहीं कहा जा सकता है। सिर्फ आत्मकथा, एक छोटी सी आत्मकथा में उसका उल्लेख नहीं कर सकता हूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों को सुनता मैं मौन रहूं? कभी कहते हैं कि सबसे अच्छा यही होगा कि और भी लोग हैं जिनकी आत्मकथा है, मैं उन्हीं की आत्मकथा को मैं देखना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, और मैं स्वयं मौन रहूं। यानी मैं अपनी आत्मकथा को न कह करके अन्य जो लोग हैं, अन्य जो महान महान विभूतियां हैं, उनकी आत्मकथा को मैं देखना चाहता हूँ, मैं उन्हें पढ़ना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, मनन करना चाहता हूँ और उससे कुछ प्रेरणा लेना चाहता हूँ। आगे की पंक्ति में सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कवि कहते हैं कि भला तुम मेरी इस भोली आत्मकथा को सुन के क्या करोगे। यानी मेरी भोली आत्मकथा में कोई मोड़ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिससे किसी और को प्रेरणा मिलेगी, किसी को कुछ सहायता मिलेगी, किसी के जीवन में अग्रसर होने के लिए वह प्रेरक साबित होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मूड में था। कवि कहते हैं अभी समय भी नहीं। कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि अभी समय भी नहीं?
कभी इसी की ऐसा कहते हैं, कभी समय भी नहीं, क्योंकि वह यह मानते हैं उनके जीवन में अभी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं आई है जिसे जान करके, जिसे पढ़ करके लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी, वह अपने जीवन में कामयाब होंगे। और एक दूसरी बात यह भी है कि आत्मकथा प्रायः जीवन के अंतिम पड़ाव पर लिखी जाती है। जब जीवन में अन्य कुछ करने की संभावनाएं खत्म हो जाती है, तब लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं। कभी यह भी मानते हैं उनकी अभी आत्मकथा लिखने का समय भी नहीं आया है, और यह भी कहते हैं कि थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरी जो मौन व्यथा है वह थक करके सो गई है, उसे मैं कुरेदना नहीं चाहता हूँ, मैं उसे उठाना नहीं चाहता हूँ, मैं उसे जगाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये मेरी व्यथा जग जाएगी तो मुझे काफी, मैं अपने को स्वयं को काफी असहज महसूस करूंगा, मैं काफी उद्विग्न हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं आत्मकथा लिखना नहीं चाहता हूँ। धन्यवाद। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई यह जो आत्मकथा पाठ है यह आपके द्वारा पसंद की जाएगी। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आप अन्य पाठों का भी आप ज्ञान मुझसे लेते रहेंगे। हो सकता है इसमें जो चीज आपको समझ में आए मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।